गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट, वेलकम बैक। जैसा कि आपको पता है हमारा बायोलॉजी का 9th चैप्टर चल रहा था एंजाइम। ठीक है बच्चों, तो कल हमने टॉपिक डिस्कस किया था एंजाइम की क्रियाविधि कि एंजाइम क्रिया कारक पर या अभिक्रिया में किस प्रकार कार्य करते हैं। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है एंजाइमों की नामकरण पद्धति कि एंजाइमों का नामकरण किस प्रकार से या किन किन पद्धति के आधार पर किया गया है। ठीक है बच्चों, तो देखिए सामान्यतः एंजाइमों का नामकरण जो है वो आधारी पदार्थ, किस आधार पर? आधारी पदार्थ। अब आधारी पदार्थ क्या है? आधारी पदार्थ है क्रियाकारक या अभिकारक। आधारी पदार्थ उसको कहते हैं जो एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़ते हैं। तो सामान्यतः एंजाइमों का नामकरण आधारी पदार्थ या अभिक्रिया के प्रकार, कौन सी अभिक्रिया? जिस अभिक्रिया को एंजाइम उत्प्रेरित कर रहे हैं। तो एंजाइमों का नामकरण आधारी पदार्थ या अभिक्रिया के प्रकार के आधार पर किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब एक वैज्ञानिक थे ड्यूक्लोक्स। क्या नाम था? ड्यूक्लोक्स। कब की बात है? 1833। तो ड्यूक्लोक्स के अनुसार एंजाइम के जो नाम है उसके अंत में कौन सा प्रत्यय लगा दिया जाता है? एज प्रत्यय लगा दिया जाता है। कौन सा प्रत्यय? एज प्रत्यय लगा दिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो अब कौन कौन सी पद्धति है एंजाइम के नामकरण की वो डिस्कस करेंगे हम कि कौन कौन सी पद्धति है और उन पद्धति के अनुसार एंजाइमों का नामकरण किस प्रकार किया गया है। तो पहली पद्धति है क्रियाकारक के आधार पर। किस आधार पर है? क्रियाकारक के आधार पर। तो इसमें हम देखेंगे कि क्रियाकारक के आधार पर एंजाइमों का नामकरण किस प्रकार किया गया है। तो देखिए क्रियाकारक के आधार पर तो अधिकांश एंजाइमों का नामकरण करते समय उनके द्वारा उत्प्रेरित किए गए कौन? क्रियाकारक। कि कौन सा एंजाइम किस क्रियाकारक को उत्प्रेरित कर रहा है या कौन सा क्रियाकारक उस एंजाइम से के सक्रिय स्थल से बाइंड हो रहा है, जुड़ रहा है। ठीक है, तो अधिकांश एंजाइमों का नामकरण करते समय उनके द्वारा उत्प्रेरित किए गए क्रियाकारक के अंत में क्या जोड़ दिया जाता है? एज जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ दिया जाता है? एज जोड़ दिया जाता है। जैसे माल्टोज शर्करा जो है, तो माल्टोज क्या हो? क्रियाकारक। तो माल्टोज क्रियाकारक अणु पर जो एंजाइम क्रिया करता है या जो एंजाइम इस माल्टोज शर्करा क्रियाकारक को उत्प्रेरित करता है उस एंजाइम को हम क्या बोलेंगे? माल्टेज। क्या बोलते हैं? माल्टेज। ठीक है, ऐसे ही सुक्रोज शर्करा के लिए सुक्रेज। ठीक है, और ऐसे ही लाइपेज हो गया। ठीक है, तो क्रियाकारक के आधार पर भी हम एंजाइमों का क्या करते हैं? नामकरण करते हैं। ठीक है, उसमें सामान्यतः हम क्या करते हैं कि एंजाइम जिस क्रियाकारक को उत्प्रेरित कर रहा है सामान्यतः उस क्रियाकारक के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा देते हैं? एज प्रत्यय लगा देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये पहली पद्धति थी या पहला प्रकार था जिसके आधार पर एंजाइमों का नामकरण किया जाता है। ऐसे ही सेकंड पढ़ते हैं अब एंजाइमों की नामकरण पद्धति का अगला आधार है रासायनिक क्रिया के आधार पर। तो इसमें हम देखेंगे कि रासायनिक क्रिया के आधार पर या वो क्रिया जिसको एंजाइम उत्प्रेरित करते हैं उस क्रिया के आधार पर एंजाइमों का नामकरण किस प्रकार किया जाता है। तो देखिए कुछ एंजाइम का नाम उनके द्वारा उत्प्रेरित होने वाली अभिक्रिया की प्रकृति के आधार पर किया जाता है। कुछ एंजाइमों का नामकरण वो एंजाइम जिस अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं उसके आधार पर किया जाता है। जैसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने वाले एंजाइमों को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेज एंजाइम। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेज एंजाइम। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीडेज एंजाइम भाग लेते हैं। इसी प्रकार विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया जो होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से हाइड्रोजन के अणु का वियोजन होता है या हाइड्रोजन के अणु मुक्त होते हैं, उसको हम बोलते हैं विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में भाग लेने वाले एंजाइमों को क्या नाम दिया गया है? डिहाइड्रोजनेज नाम दिया गया है। एंजाइमों को क्या नाम दिया गया है? डिहाइड्रोजनेज एंजाइम नाम दिया गया है। तो इन एंजाइमों का नामकरण किसके आधार पर किया गया है? रासायनिक अभिक्रिया की प्रकृति के आधार पर कि ये एंजाइम किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। ठीक है बच्चों, अगला आधार है एंजाइमों के नामकरण पद्धति का क्रियाकारक व अभिकारक दोनों की प्रकृति के आधार पर भी। अभी तक तो हमने क्या पढ़ा? क्रियाकारक की प्रकृति के आधार पर नामकरण और रासायनिक अभिक्रिया की प्रकृति के आधार पर नामकरण। अब पढ़ेंगे अगला दोनों के आधार पर।
अभिकारक की प्रकृति के आधार पर भी और रासायनिक अभिक्रिया की प्रकृति के आधार पर भी किस प्रकार एंजाइमों का नामकरण किया जाता है। तो इसमें देखिए, आधुनिक नामकरण पद्धति के अनुसार एंजाइमों का नामकरण करते समय दोनों आधारों को माना जाता है। किनको? क्रियाकारक व अभिक्रिया दोनों की प्रकृति के आधार पर किया जाता है। आधुनिक नामकरण पद्धति के अनुसार एंजाइमों का नामकरण करते समय अभिकारक व अभिक्रिया दोनों की प्रकृति के आधार पर नामकरण किया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें, देखिए एग्जाम्पल है ऐसे एंजाइमों का एल ग्लूटामिक डिहाइड्रोजिनेज। एंजाइम का क्या नाम है? एल ग्लूटामिक डिहाइड्रोजिनेज। तो नाम से पता चल रहा है ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम कौन से अभिकारक पर क्रिया कर रहा है? एल ग्लूटामिक अम्ल पर। किस पर? एल ग्लूटामिक अम्ल पर। और कौन सी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया उत्प्रेरित कर रहा है? डिहाइड्रोजनीकरण। कौन सी? डिहाइड्रोजनीकरण। तो इस एंजाइम का नाम दोनों के आधार पर रखा गया है। किसके आधार पर? अभिकारक की प्रकृति के आधार पर भी और रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के आधार पर भी। ठीक है, ऐसे ही है सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज। इस एंजाइम का नामकरण दोनों आधार पर, अभिक्रिया की प्रकृति और अभिकारकों की प्रकृति के आधार पर। जैसे इसको एग्जाम्पल को हम थोड़ा ब्रीफली समझते हैं। सक्सेनिक अम्ल जो है उसके ऊपर कौन सा एंजाइम क्रिया कर रहा है? सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। तो ये एंजाइम क्या करता है? इस अभिकारक में से हाइड्रोजन को वियोजित करता है। और क्या बनता है? फ्यूमेरिक अम्ल बनता है। क्या बनता है? फ्यूमेरिक अम्ल। अब देखो यहाँ जो अभिकारक है कौन? सक्सेनिक अम्ल। अभिकारक कौन? सक्सेनिक अम्ल। पर कौन सा एंजाइम क्रिया कर रहा है? सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम क्रिया करके और कौन सी अभिक्रिया को प्रेरित कर रहा है? तो हाइड्रोजन का वियोजन हो रहा है। तो कौन सी अभिक्रिया को? डिहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। तो इस एंजाइम का नाम दोनों के आधार पर रखा गया है, अभिकारक की प्रकृति और रासायनिक अभिक्रिया की प्रकृति के आधार पर भी। तो एक आधार ये था। ठीक है बच्चों। तो एंजाइमों की नामकरण पद्धति का अगला आधार है परंपरागत नाम। कुछ नाम जो है एंजाइमों के वो क्या है? परंपरागत है। मतलब आप पीछे से चले आ रहे हैं वैसे के वैसे। तो कुछ एंजाइमों के नाम परंपरागत चले आ रहे हैं, जैसे पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन। तो ये कैसे नाम है? एंजाइमों के परंपरागत नाम है जो पीछे से ही चले आ रहे हैं। ठीक है बच्चों। अगला आधार है मानक व क्रमबद्ध नामकरण पद्धति। अगली पद्धति है एंजाइमों के नामकरण की मानक व क्रमबद्ध नामकरण पद्धति। ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव रसायन संघ जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, अंतर्राष्ट्रीय जैव रसायन संघ ने 1955 में, कब? 1955 में एंजाइमों के नामकरण हेतु एक मानक पद्धति प्रतिपादित की। तो इस पद्धति को प्रतिपादन किसने किया? अंतर्राष्ट्रीय जैव रसायन संघ ने। कब? 1955 में। ठीक है बच्चों। इस पद्धति के अनुसार एंजाइम के मानक व क्रमबद्ध नाम में, इस पद्धति के अनुसार एंजाइम के मानक व क्रमबद्ध नाम में किस किस की सूचना होगी? क्रियाकारक व अभिक्रिया तथा अन्य सूचनाओं को सम्मिलित किया जाता है। मतलब इस पद्धति में जब हम एंजाइमों का नामकरण करते हैं तो उस एंजाइम के नाम से ही हमें अनेक सूचनाएं मिलती है। कौन कौन सी सूचना? कि भाई ये एंजाइम किस क्रियाकारक को उत्प्रेरित कर रहा है, किस रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर रहा है, और इसके अलावा वह रासायनिक अभिक्रिया में क्या काम कर रहा है, या किससे ट्रांसफर कहाँ से कहाँ कर रहा है, किस समूह का ट्रांसफर कहाँ से कहाँ कर रहा है, ऐसे सूचनाएं भी सम्मिलित की जाती है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो हेक्सोकाइनेज जो एंजाइम है उसका जो मानक नाम है वो क्या है? एटीपी डीहेक्सोज 6-फास्फोट्रांसफरेज। हेक्सोकाइनेज जो एंजाइम है उसका मानक नाम क्या है? एटीपी डीहेक्सोज 6-फास्फोट्रांसफरेज। ठीक है। तो इसमें क्या क्या सूचनाएं मिल रही है? इस नाम से हमें
ये मानक नाम है एंजाइम का। इससे हमें सूचना मिल रही है कि भाई एंजाइम किस क्रियाकारक को उत्प्रेरित कर रहा है, तो हेक्सोज शर्करा कर रहा है। किसको? डीहेक्सोज शर्करा को कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा क्या काम कर रहा है वो? इसके अलावा वो एटीपी से फास्फेट समूह को ट्रांसफर कर रहा है किस पर? हेक्सोज शर्करा के छठे कार्बन पर। हेक्सोज शर्करा के छठे कार्बन पर। आ रही है बात समझ में? तो क्या क्या सूचनाएं मिल गई? अभिक्रिया की भी सूचना मिल रही है, अभिकारक की भी सूचना मिल रही है। इसके अलावा एंजाइम उस रासायनिक अभिक्रिया में क्या रोल प्ले कर रहा है उसकी भी जानकारी मिलती है। वैसे ये कठिन होते हैं नाम, मानक नाम। ठीक है, तो हेक्सोकाइनेज का मानक नाम क्या हो गया? एटीपी डीहेक्सोज 6 फास्फोट्रांसफरेज। क्लियर है? इसी तरीके से यूरिकेज जो एंजाइम है उसका मानक नाम क्या है? यूरेट O2 ऑक्सीडोरिकटेज। यूरेट O2 ऑक्सीडोरिकटेज, ये इसका मानक नाम है। ठीक है बच्चों, तो ये है मानक व क्रमबद्ध नाम पद्धति। इसके अलावा बात करते हैं अब हम संस्तुति नाम की। किसकी? संस्तुति नाम की। तो संस्तुति नाम किसी, जैसे हेक्सोकाइनेज वो क्या है? संस्तुति नाम है किसका? एंजाइम का। तो देखिए क्या होते हैं, तो कुछ एंजाइम के जो मानक नाम होते हैं वो अत्यधिक क्या होते हैं? जटिल होते हैं और उनको याद करना बहुत ही कठिन होता है। उनको याद करना बहुत ही कठिन होता है। उनके लिए छोटे छोटे नामों को क्या कर दिया जाता है? प्रतिपादन कर दिया जाता है। तो छोटे छोटे नाम प्रतिपादित कर दिए जाते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? संस्तुति नाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संस्तुति नाम। जैसे एटीपी डीहेक्सोज 6 फास्फोट्रांसफरेज जो मानक नाम है उसका संस्तुति नाम क्या है? हेक्सोकाइनेज। क्या है? हेक्सोकाइनेज। ठीक है बच्चों, तो ये था एंजाइमों की नामकरण पद्धति। तो आज हमने टॉपिक डिस्कस किया एंजाइमों की नामकरण पद्धति। कल हम टॉपिक डिस्कस करेंगे एंजाइमों का वर्गीकरण। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा जो हम कल डिस्कस करेंगे, एंजाइमों का वर्गीकरण। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और नियमित पढ़ते रहिए।